सीक्रेट एजेंसी किस्त नंबर 10 रात ठीक 8 बजे मिलर लेफ्ट बैंक पर वाक़े होटल लाकुबिल के मरकजी दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदरूनी दरवाजे के करीब एक नया शादीशुदा जोड़ा खड़ा था। उन्होंने गालिबन अपनी शादी की खुशी में दोस्तों को दावत दे रखी थी और वो दरवाजे के करीब खड़े मेहमानों को खुश आमदीद कह रहे थे। इस दावत का एहतमाम मरकजी हॉल में था जहाँ बहुत से मेहमान जमा हो चुके थे। मिलर इन लोगों को नजरअंदाज करता हुआ बाईं तरफ वाले शीशे के दरवाजे में दाखिल हो गया, जिस पर रेस्टोरेंट की प्लेट आवेजा थी। यहाँ बड़े टीवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स की आमदोरफ्त थी। इनकी वजह से आम लोग भी यहाँ आना अपने लिए बाइस फख्र समझते थे। मिलर ने आज रात खास तौर पर इसी रेस्टोरेंट का इंतखाब किया था। मिलर ने बार काउंटर के सामने रुककर सफेद जैकेट में मलबूस बारटेंडर लड़की को अपने पसंदीदा मशरूब का ऑर्डर दिया। बिल की अदायगी के बाद वो गिलास उठाए टहलता हुआ उस तरफ चल दिया जहाँ तकरीबन 6 फीट ऊंची एक पार्टीशन थी। ये पार्टीशन बार हॉल और डाइनिंग हॉल के दरमियान हद फासिल का काम दे रही थी। एक जगह रुककर इसने पार्टीशन की दूसरी तरफ झांका। डाइनिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। वो पार्टीशन के साथ साथ आगे चलने लगा। एक जगह दीवार पर डाउंची की शाहकार तख्लीक मोनालिजा आवेजा थी। इस तस्वीर के नीचे बेंच पर एक शख्स एक नौजवान लड़की को दुबोचे बैठा था। लड़की गालिबन सिरकते सिरकते दीवार के आखिरी सिरे तक पहुंच गई थी। वो भारी भरकम आदमी इसे इस तरह दबाए हुए था कि लड़की के हिलने की गुंजाइश तक नहीं रही थी। मिलर एक मरतबा फिर रुककर गहरी नजरों से हॉल को जायजा लेने लगा। एक तरफ फुटबॉल के टीम के लड़के कई मेजों पर कब्जा जमाए हुए थे। उनके हाथों में बियर की बोतलें थी। एक दूसरे पर बियर उछालते और गोपाड़ा मचाए हुए थे। वो लोग गालिबन आज का मैच जीत कर आए थे और मिलर के ख्याल में इस तरह खुशियां मनाने का पूरा हक हासिल था। 3-4 नौजवान लड़के और लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़े तहखाने पर वाक़े रक्स गा के जीने की तरफ बढ़ रहे थे। मिलर के सामने मेज पर 3 गर्ल्स चैंपियंस की चुस्कियां ले रही थी। उनमें से एक गर्ल तो खासी पॉपुलर थी। मिलर के ख्याल में फ्रांस का हर दूसरा नौजवान इस पर आशिक। इससे आगे वाली मेज पर किसी अफ्रीकी मुल्क के 3 सफारती नुमाइंदे बैठे हुए थे। वो जानता था कि इस अफ्रीकी मुल्क के बाशिंदे कहत का शिकार थे, लेकिन इसके हुक्मरान और नुमाइंदे ऐशो इशरत की जिंदगी बस कर रहे थे। सर्च लाइट की तरफ घूमती मिलर की नजरें एक मेज पर रुक गई, जहाँ पर पीटर का अकेला बैठा फ्रेंच ब्रेड के टुकड़े मछली के शोरबे में भिगो भिगो कर खा रहा था। मिलर ने हाथ में पकड़े हुए गिलास से 2-3 चुस्कियां ली और मेजों के गिर्द घूमता हुआ इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसने दूसरे हाथ में पकड़ो ब्रीफकेस मेज के नीचे सरका दिया था। हेलो पीटर, तो पीटर को देखते मध्यम लहजे में बोला, मुझसे क्या चाहते थे? पीटर ने मिलर के लहजे में हल्की सी तलखी महसूस कर ली थी, लेकिन वो मिलर के इस लहजे का आदी हो चुका था। हेलो, इसने भी मिलर की तरह फ्रांसीसी में जवाब दिया। किसी गैर मुल्की जुबान में गुफ्तगू लोगों को इनकी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी, इसलिए पब्लिक मकामात पर वो आपस में फ्रांसीसी ही में गुफ्तगू करते थे। खाना खाओ। मिलर ने नफी में सर हिला दिया। मुझे भूख नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं। तुम अपना काम जारी रखो, मैं सिर्फ ये मशरूब ही पीऊँगा। इसने एक चुस्की ली और गिलास में इस पर रखकर एक सिगरेट सुलगा लिया। शाहबलूत के पत्ते से बने हुए इस सिगरेट की बू खासी नागवार थी। पीटर खाना खाता रहा और मिलर कदरे आगे झुक इसके चेहरे का जायजा लेने लगा। पीटर के चेहरे पर तशन्नुज की कैफियत थी। मिलर को यह समझने में देर न लगी कि वो अंदरूनी आसाबी तनाव का शिकार था। ब्रिटेन मुझे ब्रेस्ट भेजना चाहता था कि एक मिशन की तैयारी को आखिरी शक्ल दी जा सके, आखिर पीटर ने कहा। मिलर खामोशी से इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। बात यह है कि पीटर बात जारी रखते हुए बोला, इस सिलसिले में मुझे 2-3 हफ्तों तक पेरिस से बाहर रहना पड़ेगा। वो एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन मिलर के चेहरे पर इस मर्तबा भी किसी किस्म के तासुरात नमूदार नहीं हुए। पिछले महीने तुमने बताया था कि तुम्हारे जहन में कोई अहम मंसूबा है। मेरे ख्याल में अगर इस मंसूबे पर अमल करने का वक्त आ गया है तो मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। इस दौरान वेटर शराब की एक बोतल लेकर आ गया, जिसके लिए गालिबन पीटर ने पहले ही ऑर्डर दे रखा था। इसने कॉक खोलकर पीटर के गिलास में शराब उड़ेली और पीटर का इशारा पाकर वहां से रुखसत हो गया। ब्रेस्ट जाने का फैसला करने से पहले मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने मंसूबे के लिए मेरी जरूरत है या नहीं। इसने मिलर की तरफ देखे बगैर कहा, ब्रेस्ट वाला मिशन ज्यादा अहम नहीं है, उसे कुछ अर्सा के लिए मुलतवी भी किया जा सकता है। मिलर बड़ी गहरी नजरों से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। वो अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। आखिर इसने जुबान खोली, मेरे ख्याल में अगर तुम चाहो तो ब्रेस्ट जा सकते हो, लेकिन वो अहम मंसूबा जिसका तुमने जिक्र किया था। पीटर ने अजीब सी निगाहों से इसकी तरफ देखा। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं जो किसी अहमियत का हामिल हो। मिलर के लहजे में हल्की सी सर्द मोहरी थी। इसने अपने गिलास में मुझे शराब का आखिरी घूंट भरा और मेज पर रखे जग से गिलास में पानी उंडेल लिया और बात जारी रखते हुए बोला, हमें हदायत मिली है कि कम से कम 2 महीनों तक अंडरग्राउंड रहें। फ्रांसीसी पुलिस ने पुबीर वाले मामले की तहकीकात अभी ख़त्म नहीं की। मेरी इत्तला के मुताबिक हमारे बाज़ आदमियों के बारे में कुछ अहम बातें मालूम हो रही हैं, इसलिए मैं फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं ले सकता। पीटर की भूमें तन गई। फ्रांस के एंटी टेररिस्ट पुलिस स्क्वाड के चेहरे फ्रांको बुबीर का कत्ल इसके ख्याल में कामयाब तरीन मनसूबा था।
بویر کے قتل کے منصوبے میں ان دونوں کے علاوہ فرانس کے بائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم ایکشن ڈائریکٹ کے 2 لڑکے اور لڑکی بھی شامل تھی۔ فرانکو بویر کے قتل کا منصوبہ دراصل ایک ایکشن ڈائریکٹ کے 2 ممبروں کو چھڑانے کے لیے بنایا گیا تھا جو بریک واسک میں ایک کار ریس کے دوران گرفتار ہو گئے تھے۔ اس منصوبے میں اس لڑکی نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ایکشن ڈائریکٹ نامی تنظیم کی یہ ممبر لڑکی اپنے ساتھیوں میں جنسی بلی کے نام سے مشہور تھی اور اس نے جنس کے معاملے میں تنظیم کے کسی ممبر کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ ایک روز ڈلمبر کے علاقے میں واقع روزبرڈ نامی شراب خانے میں بیٹھے فرانکو بویر کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بویر شادی شدہ آدمی تھا لیکن اس جیسے عیاش لوگ اس قسم کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ لڑکی کو راسپل بولیوارڈ روڈ پر واقع لائن اسٹوڈیو میں لے گیا جو ان دنوں ویران پڑا ہوا تھا۔ ویران اسٹوڈیوز اس جیسے عیاش لوگوں کی جنت بنا ہوا تھا۔ لوگ اپنے شکار پھانس کر رات کے کسی بھی حصے میں وہاں جا سکتے تھے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسٹوڈیو کا چوکیدار چند فرانکس کے عوض کچھ پوچھے بغیر انہیں کسی خالی کمرے کی چابی دے دیتا۔ بویر کے ساتھ ایک کمرے میں آنے کے بعد کیتھرین نامی اس لڑکی نے کمرے کی لائٹ جلا کر ایک کھڑکی کا پردہ 2 مرتبہ ہٹایا اور لگایا۔ یہ دراصل اس کے ساتھیوں کے لیے سگنل تھا جو اسٹوڈیوز کے باہر تاریکی میں چھپے انتظار کر رہے تھے۔ اندر جانے کے تقریباً 15 منٹ بعد ملر تاریکی سے برآمد ہوا اور اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کے قریب اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں چوکیدار اونگتا رہتا تھا۔ اس نے جیب سے سائلنسر لگا پستول نکال کر بڑے اطمینان سے چوکیدار کی کھوپڑی میں اتار دی۔ اس دوران پیٹرک اور اس کے دونوں ساتھی عمارت کی دوسری منزل پر واقع اس کمرے میں گھس گئے جہاں بویر کیتھرین کے ساتھ داد و عیش کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے بویر کو کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور 14 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ کیتھرین نے بستر پر بڑی چادر کھینچ کر اپنے برہنہ جسم پر لپیٹ لی تھی اور کمرے کے کونے میں کھڑی دہشت زدہ سی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بویر کی لاش بیڈ کے قریب فرش پر پڑی تھی اور اس کے جسم پر لاتعداد زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس عمارت میں آتے جاتے ہوئے کسی نے دیکھا تھا، ظاہر ایسی صورت میں کسی کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیتھرین نے جب بویر کو روز برڈ نامی شراب خانے میں گھیرا تھا تو اس وقت وہ میک اپ میں تھی۔ اس نے سر پر وگ بھی پہن رکھی تھی جس سے اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں بویر کے قتل کے بعد وہ اس قدر دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، لہٰذا اس کے پہچان لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے آدمی پولیس کی نظروں میں آ چکے ہیں، پیٹر نے کہتے ہوئے غیر یقینی نگاہوں سے ملر کی طرف دیکھا۔ پولیس کو ہمارے بارے میں کس نے اطلاع دی ہوگی، جبکہ ہمارا کوئی آدمی اس وقت کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ ہم 500 کے علاوہ کسی اور کو ہمارے مشن کا علم نہیں تھا۔ کیا کہہ سکتا ہوں، ملر نے کندھے اچکائے، لیکن ہمیں اوپر سے ملنے والے ہدایات بالکل واضح ہیں اور ہمیں سختی سے ان پر عمل کرنا ہے۔ کم از کم 2 مہینوں تک ہم کسی قسم کے سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا۔ اس کی نظریں اس بوڑھی عورت پر جم گئی تھی جو گلاب کے تازہ پھولوں کو گلدستہ اٹھائے ایک جگہ کھڑی متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر پیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اگر چاہو تو بریسٹ والے مشن کی تیاری کر سکتے ہو، لیکن تم عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لوگے اور نہ ہی سامنے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ پیٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے سے یقین ہو چکا تھا کہ ملر نے جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے ذہن میں مائیکل کے بارے میں سوال کرنے کا خیال بھی آیا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بولا، میں بریسٹ چلا جاؤں گا، لیکن اس دوران اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو فوراً اطلاع کر دینا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ بریسٹ میں مجھ سے رابطہ کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ملر نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گہری نظروں سے پیٹر کی طرف دیکھا اور بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، امید ہے کہ تم ان ہدایات پر پوری طرح عمل کرو گے۔ ملر مطمئن انداز میں چلتا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ سینما گھروں کا پہلا شو ختم ہوا اور سڑکوں پر ہجوم سا ہو رہا تھا۔ ملر نے ایک جگہ رک کر ایک اور سگریٹ سلگایا اور 90 تلے قدم اٹھاتے راسپل بولیوارڈ ڈائریکشن انٹر کی طرف چلنے لگا۔ وہ اس انسانی حولے کو نہیں دیکھ سکا تھا جو ایک عمارت کے تاریک پور سے نکل کر محتاط انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وہ پیٹر کا ایک نہایت اہم اور وفادار ساتھی لیام ہنگس تھا۔ اسے پیٹر نے آتے دوپہر میں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کے پیٹر کی ہدایت تھی کہ صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، ملر کو اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور ہنگس اس ہدایت کے مطابق ملر کا تعاقب شروع کر چکا تھا۔ پیٹر جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر تیزی کے ساتھ بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تاریکی میں آگے بڑھتے اس نے کلائی پر بندھی ریڈیم ڈائیو والی گھڑی دیکھی۔ اس وقت 10:05 ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ ہنگس کی کال نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے پہلے طے کر لیا تھا کہ تعاقب شروع کرنے کے بعد ہنگس ہر 1 گھنٹے کے بعد اسے فون کرے گا۔ جس وقت ملر ہوٹل سے نکلا تھا اس وقت 9:25 ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ 10:25 سے پہلے ہنگس کی کال کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال پیٹر بیڈ روم میں داخل ہو کر بیڈ سائڈ پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا لیا
हेलो, वो माउथ पीस में मध्यम लहजे में बोला। इसके साथ ही इसे चौंक जाना पड़ा। जवाब में रिसीवर पर जो आवाज़ उभरी थी, इसे शिनाख्त करने में इसने कोई गलती नहीं की थी। वो हंगसी की कॉल थी। लहजे में घबराहट सी तारी थी। मैं बोल रहा हूँ, हंगस ने अपना नाम बताए बगैर कहा। खैरियत क्या मामला है? तुम इस वक्त कहाँ हो? पीटर ने जल्दी से पूछा। चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट पर। हंगस ने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हमारा दोस्त अभी भी रूम जाने वाली प्रवास पर सवार हुआ है। रूम? पीटर ने इस तरह दोहराया जैसे इस लफ्ज़ का मफहूम न समझ सका हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। हंगस इसके लहजे का बुरा माने बगैर जवाब दिया। तुमसे रुखसत होने के बाद वो देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता रहा। शायद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसका ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। फिर पुलिस डी ट्रेन के गली में खड़ी हुई रेनाल्ट कार में बैठकर वहां पहुंच गया। इसने एयरलाइन के काउंटर से टिकट खरीदा और पैसेंजर लाउंज में चला गया। इसका जहाज 10:20 पर टेक ऑफ करने वाला है। माय गॉड, पीटर के मुंह से बेख्तियार निकला। इसके ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इसने टिकट किस नाम से ख़रीदा है? पता नहीं, हंगस ने जवाब दिया। मैंने इसके ज़्यादा करीब होने की कोशिश नहीं की थी। टिकट लेने के बाद पैसेंजर लाउंज में दाखिल होने से पहले इसने स्याह रंग का एक ब्रीफ केस लगेज लॉकर में रखा था। पीटर ने फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। फिर से याद आया कि मिलर जब लाकुपेल होटल में इससे मिलने आया था तो स्याह रंग का एक ब्रीफ केस इसके पास मौजूद था। मुझे इल्म नहीं था कि इस वक्त भी रूम जाने के लिए कोई परवाज़ जाती है। इसने कहा। ये परवाज़ किस एयरलाइन की है? एयर फ्रांस? नहीं, अफ्रीकी एयरलाइन फ्लाइट नंबर 41। ये पेरिस अबरजान की हफ्तावार प्रवास है। ये प्रवास कुछ देर के लिए रूम में रुकती है। रूम में इसकी प्रवास की आमद का वक्त क्या है? पीटर ने पूछा। 11:15। ये DC-10 जहाज है। लानत हो, पीटर बड़बड़ाया, लेकिन इसके दिमाग में फौरन ही एक मंसूबे के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए थे। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा ताक़ुब करूंगा मरदूद। वो जहरीला बड़बड़ाया और हंगस से मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर पटक दिया। रिसीवर रखने के बाद वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बदहवासी में तारीकी में वो निशिस्तगाह में रखी हुई कुर्सी से टकरा गया। अपार्टमेंट से निकलकर बाहर गली में आते इसने दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि ये इनकी तंजीम के सिक्योरिटी रूल्स के खिलाफ था। इस तरह बदहवासी में भागता आदमी फौरन ही लोगों की नज़रों में आ सकता था और बाद में किसी मौका पर इसे आसानी से शिनाख्त किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त पीटर ने तमाम तर एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया था। इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसे एक अर्जेंट फ़ोन कॉल करना थी। अहम नोयत की फ़ोन कॉल्स के लिए इसने कभी भी अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे मौका पर वो हमेशा पब्लिक फ़ोन बूथ का रुख किया करता था। ये भी मुमकिन था कि रूम वाला नंबर पुलिस की निगरानी में हो, जिससे इसका फ़ोन नंबर भी ट्रेस किया जा सकता था। वो अपनी रफ्तार कम किए बगैर रीप साइड पर मुड़ गया। यह सड़क रिमोंग से जा मिलती थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की ताजदारी थी। यूरोप की तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर फैक्ट्री ऑफ साइंस और इससे मुल्क हॉस्टल थे। यह वो इलाका था जहाँ पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती थी। रॉयलमोंग रेस्टोरेंट उस वक्त भी खचाखच भरा हुआ था। इस होटल के तमाम ग्राहक स्टूडेंट्स थे। बाहर काउंटर पर नौजवानों को हजूम तो था ही, तमाम मेज़ें भी भरी हुई थी। पिन बाल गेम्स की मशीनों पर भी रश लगा हुआ था। हॉल में दाखिल होते ही वो रोशन परेड पीटर की नज़रों में आ गई, जिस पर टेलीफोन और टॉयलेट लिखा हुआ था। इसके साथ ही नीचे की तरफ तीर का इशारा भी था। पीटर तेज तेज कदम उठाता तहखाने की गोल सीढ़ियां उतरने लगा। मर्दों वाले टॉयलेट के करीब 4 टेलीफोन बूथ थे, लेकिन इनमें सिर्फ एक बूथ ऐसा था जहाँ से तवील फासले पर कॉल की जा सकती थी। लेकिन इस बूथ में एक लंबे कद की लड़की पहले से मौजूद थी। इसकी पूंछ दरवाजे की तरफ थी और इसने एक हाथ से फ़ोन का रिसीवर कान से लगा रखा था और बातें करते दूसरे हाथ की उंगलियों से वो अपने बालों से खेल रही थी। लड़की के इस अंदाज से सोचा जा सकता था कि इसी किसी किस्म की उजलत नहीं। पीटर चंद लम्हे बेचैनी से बूथ के सामने टहलता हुआ फिर पार्टीशन की तरफ दूसरी तरफ आ गया, ताकि लड़की की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सके। लड़की इसको देखकर मुस्कुराई भी थी, लेकिन इसके बाद वो फिर हंस हंस कर फ़ोन पर बातें करने लगी थी। पीटर को दफतन याद आ गया कि इसके पास फ़ोन करने के लिए सिक्के भी नहीं। ये ख्याल आते हुए तकरीबन दौड़ते हुए सीना तय करके ऊपर आ गया और हॉल में मौजूद लोगों को धक्के देता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। माफ़ करना मैडम। वो काउंटर के पीछे भी खड़ी उदय उम्र बारटेंड खातून को मुखातिब करते बोला, मुझे टेलीफोन करना है और मेरे पास रेजगारी नहीं, प्लीज़ मुझे एक कप कॉफ़ी दे दो। कॉफ़ी को ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि वो जानता था कि बुढ़िया कोई चीज़ खरीदे बगैर इसे रेजगारी नहीं देगी। इसने 20 फ्रांक का एक नोट जेब से निकालकर बुढ़िया की तरफ बढ़ा दिया। बुढ़िया ने मशीन में से कॉफ़ी निकालकर मग में इसकी तरफ सिरकाया और नोट उठाकर कैश रजिस्टर की तरफ चली गई। पीटर मग उठाकर गरम गरम कॉफ़ी के घूंट भरने लगा। इसने बुढ़िया ने एक छोटी सी ट्रे में एक एक के फ्रांक के सिक्के लाकर इसके सामने रख दिए। पीटर ने सिक्के उठाकर जेब में डाले और कॉफ़ी का मग छोड़कर एक बार फिर तहखाने की तरफ दौड़ा। जब वो तहखाने में पहुंचा तो वो लड़की टेलीफोन बूथ से निकल रही थी।
और एक भारी भरकम लड़का जो बूथ में दाखिल होने की तैयारी कर रहा था। इस लड़की के बाद मेरी बारी थी, पीटर ने कहते हुए लड़की की तरफ धकेल दिया। इस भारी भरकम लड़के ने पहले तो कुछ तेवर दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर पीटर का जैसा जुस्सा देखकर इसने अपना इरादा बदल दिया और खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। पीटर ने बूथ में दाखिल होकर रिसीवर उठाया और मतलूबा सिक्के स्लॉट में डालकर पहले इंटरनेशनल ऑटोमेटिक लाइन का नंबर डायल किया, फिर एटीएम रूम का कोड मिलाकर आखिर में अपना मतलूबा नंबर मिलाने लगा। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि पहले घंटे में दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। यस, एक लड़की की आवाज़ पीटर की समाज से टकराई। लोगी प्लीज़, पीटर ने फ्रांसीसी जुबान में कहा। लाइन पर एक लम्हा को खामोशी रही, फिर रिसीवर पर लोगी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनते बोला, ये तवील फासले की कॉल है, क्या तुम मेरी आवाज़ पहचानते हो? ओह क्यों नहीं, दूसरी तरफ से लोगी ने कहा। वो दोनों नाम लिए बगैर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। इस दौरान बाकायदा शनाख्त के लिए कोड वर्ड्स का तबादला भी कर लिया गया था। मामला बहुत अहम है लोगी, पीटर ने कलाई पर बंदी घड़ी देखते हुए कहा। इस वक्त 10:35 हो चुके हैं। एक आदमी तकरीबन 40 मिनट बाद रूम पहुंच रहा है। तुम्हें ये मालूम करना है कि वो कहाँ कहाँ जाता है। वो किस तरह पहुंचेगा? लोगी ने दरियाफ्त किया। हवाई जहाज़ से, गालिबन ये जहाज़ फ्यूमैसिनो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। ओहो, लोगी के होंठों से सीटी की आवाज़ निकली। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? फ्यूमैसिनो यहाँ से 26 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे मालूम है, पीटर ने कमीज़ की आस्तीन से पेशानी पर चमकने वाला पसीना पूंछते हुए कहा। इसे तुम इमरजेंसी का नाम दे सकते हो लोगी। अगर वो आदमी हमारी नज़रों से ओझल हो गया तो दोबारा उसे कभी ना पा सकेंगे। मैं देखता हूँ इस वक्त किसको वहाँ भेजा जा सकता है। 1 मिनट मुझे। नहीं, पीटर से टोक दिया। इसके ज़हन में अचानक ये ख्याल आया कि लोगी ने अगर किसी और को वहाँ भेजा तो मुमकिन है वो मिलर को पहचानता हो और बाद में इसे बता दे कि पीटर इसकी निगरानी करवा रहा था। नहीं लोगी, वो बोला, तुम किसी और को नहीं भेजोगे बल्कि खुद जाओगे। प्लीज़, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। वो लोगी के जाने पर इसलिए इसरार कर रहा था क्योंकि इसे यकीन था कि मिलर ने आज तक लोगी को नहीं देखा था। दूसरी तरफ खामोशी छा गई जो पीटर के असाब पर तारी होने लगी। लोगी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हेलो लोगी। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। लोगी की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मैं खुद जाऊँगा। इसके साथ ही रिसीवर पर 3 मरतबा पप पप की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कि वक्त ख़त्म हो रहा है। पीटर ने चंद सिक्के स्लॉट में डाल दिए। फ़ौरन ही लाइन क्लियर हो गई। वो कौन सी फ़्लाइट से आ रहा है? लोगी ने पूछा। अफ्रीकी एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 41। इसके साथ ही पीटर इससे मिलर का तफसीली हुलिया बताने लगा। तो इसे देखते ही शनाख्त कर लोगे? ठीक है, लोगी ने जवाब दिया। मैं फ़ौरन रवाना हो रहा हूँ। क्या पोर्ट से तुम्हें कॉल करूँ? नहीं, पीटर ने फ़ौरन एक फ़ैसला करते हुए जवाब दिया। मैं कल सुबह की पहली फ़्लाइट से रूम पहुँच रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। पीटर ने फ़ोन बंद कर दिया। इसका जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। इसने घड़ी देखी। 10:39 हो रहे थे। तकरीबन इसी वक्त वहाँ से 2000 मील दूर माइकल गॉर्डनर यरूशलेम जाने के लिए बिन गोरियन एयरपोर्ट पर इसराइली एयरलाइन के 707 जहाज़ से उतर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।